नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल संकट को लेकर महामंथन किया गया है। पेयजल आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक उन्होंने की। सीएम ने अफसरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि समीक्षा बैठक की है जलदाय विभाग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। किल्लत वाले इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई पर जोर दिया जाए। शॉर्ट टाइम प्लान पर काम शुरू करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। तो जो प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है, उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी बैठक की और इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। जहां पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, वहां पर टैंकरों से सप्लाई करने पर भी जोर दिया जाए। जल्द शॉर्ट टाइम प्लान पर काम शुरू करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री बीडी कल्ला और वरिष्ठ अफसर इस दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, एक लंबी बैठक चली है, बैठक का निष्कर्ष अगर देखा जाए तो क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, जो गर्मी में पेयजल और बिजली का संकट है, इन दोनों को लेकर के मुख्यमंत्री ने अलग अलग रिव्यू किया है। मंत्री और ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि प्रभावित जो इलाके हैं जहां पर पेयजल का संकट है, वहां तत्काल पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। चाहे नियमित तौर से मॉनिटरिंग हो, चाहे जो अगर रिमोट एरिया हो तो वहां टैंकर के जरिए पानी सप्लाई हो, लेकिन सब जगह पर पानी की समयबद्ध तरीके से सप्लाई करने के डायरेक्शन मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए हैं। इसके साथ साथ जो शहरों में जहां पे लंबे अंतराल से पानी आता है, वहां पर खास मॉनिटरिंग करके और लोगों को जो जहां बूस्टर लगे हुए हैं उनको हटा करके और लोगों को पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के डायरेक्शन भी दिए गए हैं। साथ ही जो कंटिजेंसी प्लान बना हुआ है गर्मियों को पानी के लिए, उसकी पूरी तरह से पालना करने के डायरेक्शन भी दिए गए हैं। कलेक्टर्स को जो आपातकालीन फंड दिया गया है उसका यूज करके भी ग्रामीण इलाकों में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के डायरेक्शन मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो कंटिजेंसी फंड का यूज नहीं कर रहे हैं और जो कंटिजेंसी प्लान के एक तय पैटर्न है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनको चेतावनी भी दी गई है। साथ ही साथ जो बूस्टर लगा करके और पानी का अवैध तरीके से दोहन करते हैं पेयजल लाइनों से, तो उनके खिलाफ भी अभियान चला करके और जो टेल पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पानी पहुंचाने को भी कहा गया है। तो ओवरऑल जो पेयजल संकट है उसको उसके समाधान का रिव्यू किया गया है और जल्दी लगातार इसके लिए कि पानी सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सारी जो रिमोट बस्तियां हैं वहां पर पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसलिए जलदाय के अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग करने के डायरेक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने इसका रिव्यू किया था और आगे भी ये रिव्यू बैठकें बुलाई जाएंगी। हालांकि जो एक महीना जो है पूरा, ये काफी चुनौती भरा है। खासकर राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख पेयजल स्रोत है वो बिसलपुर बांध है और बिसलपुर बांध में जुलाई से ज्यादा का पानी बचा हुआ नहीं है। अगर मानसून में कोई देरी होती है तो उसको लेकर के भी अल्टरनेटिव प्लान करने के लिए डायरेक्टर मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के अफसरों को दिए गए हैं। लेकिन एक और चीज है गोवर्धन, एक और चीज है जो आपने मॉनिटरिंग की बात कही, तो मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और जलदाय विभाग के कार्यालय तक पहुंच करके लोग प्रदर्शन करते हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन तक लोग करते हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो ऐसे में मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो यहां से आदेश चले हैं, आज जयपुर से जो भी आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतर सके, इसके लिए मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, देखिए वो जो तय पैटर्न है, जो तय व्यवस्था है जलदाय की, उसके अनुसार ही मॉनिटरिंग कड़ी करने के लिए कहा गया है। जिन इलाकों में पेयजल की चोरी होती है या बूस्टर लगाए जाते हैं वहां पर अभियान चलाने के लिए ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर है कि गर्मियों में जहां पेयजल की किल्लत है जिन बस्तियों में, वहां पर कोई बीच में से पेयजल की जो पाइपलाइन है उनमें से कोई पानी चोरी नहीं करे, बूस्टर नहीं लगाए।
उसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शन जारी किए हुए हैं, उनकी माफ कीजिएगा, उसकी सख्ती से पालना करने की बिल्कुल गोवर्धन, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री खुद बार बार बैठकें ले रहे हैं और जरूरी ये भी है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया बीसलपुर बांध में महज जुलाई तक का पानी है, अगर मानसून में देरी होती है तो फिर समस्याएं और विकट हो सकती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान को दिसंबर तक बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, ऐसा कहना है वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का। तो वहीं उन्होंने पानी और बिजली की समस्या पर गहलोत सरकार को घेरने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ऐसे ही कई तमाम मुद्दों पर सैनी ने हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा की अहम बैठक हुई है। अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी बैठक के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अध्यक्ष के निर्वाचन से लेकर उपचुनाव की और किस तरह का पूरा साल भर का कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर अहम बिंदु पर चर्चा हुई। क्या ऐसे अहम बिंदु हैं? एक तो हमारे प्रदेश की बड़ी कार्य समिति जयपुर में 14 तारीख को होने वाली है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने निमंत्रित किया है, वो रहने की पूरी संभावना है। जहाँ तक चुनाव का मसला है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लगातार चर्चाएं भी जारी है कि लोकसभा के चुनाव हो गए क्योंकि आपको तो एकाएक नियुक्त तक किया गया था, तो चुनाव की प्रक्रिया अध्यक्ष की और संगठन की किस तरह से रहने वाली है? संगठन का कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है। 10 तारीख को ऑल इंडिया की हमारी बैठक होने वाली है, उसमें सारी प्रक्रियाएं सब तय हो जाएगी, उसके बाद में आपको बताएंगे। दिसंबर तक के पूरी चुनाव प्रक्रिया की आपने बात करी थी अभी। हाँ, दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, हमारी जो योजना बनेगी उसके अनुसार। तो प्रदेश को नया अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव के जरिए जीत कर आएंगे वो कब तक मिलेगा, क्या कुछ रहेगा? वो कुछ तारीख आगे पीछे हो सकती है, कार्यक्रम बनेगा उस हिसाब से आपको बताएंगे। प्रदेश में अब 2 उपचुनाव भी होने हैं क्योंकि 2 लोकसभा चुनावों के लिए हमने राजेंद्र जी राठौर और गुलाब जी कटारिया को अधिकृत किया है, वो अपनी टीम बनाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, जो पूरे वर्ष की बीजेपी की, प्रदेश बीजेपी की और राष्ट्रीय बीजेपी की किस तरह से चुनाव रहने वाले हैं और क्या कुछ रहेगा उसकी जानकारी दे रहे थे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। विधायक से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने आज अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को दे दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात उठाई जाएगी और इसके लिए प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया जाएगा। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में टोल मुक्त सड़कें बने, इसका मुद्दा भी लोकसभा में उठाया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी ने गठबंधन केवल दिल्ली के लिए किया था। बेनीवाल ने इस बात के भी संकेत दिए कि मंडावा से भी आरएलपी चुनाव लड़ सकती है। तारीख आने दो, गठबंधन दिल्ली के लिए किया था हमने, ये हम कितनी बार कह चुके हैं कि राजस्थान में आरएलपी रहेगी, आरएलपी को खड़ा इसलिए किया, ये पौधा बढ़ेगा, वट वृक्ष बनेगा राजस्थान। फ्यूचर की बात क्यों करो, मंडावा भी तो है ना, वो कोई दूसरी जगह थोड़ा ही है। आरएलपी गठबंधन में मेरी रेंज में ही है मंडावा, आरएलपी गठबंधन में मंत्री मेरी रेंज है, उतारूंगा क्यों नहीं। मैं तो 57 उम्मीदवार उतारे, शेखावाटी में भी उतारे, मेवाड़ में भी उतारे, हनुमानगढ़ गंगानगर में भी उतारे, तमाम उन जगहों पे उतारे जहाँ आवश्यकता थी, समय कम था। नहीं तो आरएलपी का बहुत बड़ा चमत्कार राजस्थान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाई आम आदमी पार्टी अब नगर निकाय चुनाव में अपना दमखम आजमाएगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी नियुक्त होने के बाद संजय सिंह आज पहली बार जयपुर आए और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर रणनीति पर चर्चा की। वहीं वैभव गहलोत की हार पर व्यंग करते हुए संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, लेकिन राजस्थान में बेटा बचाओ अभियान चल रहा है। इस दौरान संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया है। आज उन्होंने पहली बैठक पदाधिकारियों के साथ की है। इस वक्त संजय सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं।
क्या फैसले सर मीटिंग में लिए गए हैं राजस्थान को लेकर? देखिए, राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी का घोषणा पत्र था, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने राजस्थान की जनता को, युवाओं को विश्वास दिलाया था कि काम करेंगे। ख़ासतौर से 3,500 रुपये भत्ता देने की बात बेरोजगारों को कही थी, किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात कही थी। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर पीसीसी कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहां आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी का आज आयोजन किया जा रहा है और उम्मीद यह की जा रही है कि अगर आज चांद दिखता है तो कल ईद मनाई जाएगी और उससे पहले आज कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पहुंचे हैं और हम आपको यह सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर रोजेदार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो पीसीसी से ये सीधी तस्वीरें, गोवर्धन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, और क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं? सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और वो पीसीसी चीफ भी है, तो लिहाजा आज के जो होस्ट हैं वो डिप्टी सीएम सचिन पायलट है। इसके अलावा जो सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो रोजा इफ्तार में यहाँ पर शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और ये एक हर साल पीसीसी की एक परंपरा है कि रोजा इफ्तार यहाँ पर दी जाती है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज जो आखिरी रोजा है, शायद अगर चांद दिखता है तो कल ईद मनाई जाएगी और ये आखिरी जो रोजा है उस दिन रोजा इफ्तार का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। कल मुख्यमंत्री की ओर से भी 8 सिविल लाइन्स पर रोजा इफ्तार दी गई थी, जिसमें सारे वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। वही चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, वो आज यहाँ पीसीसी रोजा इफ्तार में ही शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पिछले 4-5 साल से पीसीसी ने एक ट्रेंड ये भी बदला है कि रोजा इफ्तार के साथ साथ जो और त्योहार हैं वो भी मनाने का सिलसिला शुरू किया है। पहले यहाँ होली मिलन समारोह भी करते हैं, दिवाली मिलन समारोह भी करते हैं और अब ये रोजा इफ्तार का आयोजन भी। तो एक गंगा जमुनी तहजीब है उसका परिचय देते हुए और इस बार रोजा इफ्तार, क्योंकि रोजों का जो रमजान का महीना है वो बहुत भरी गर्मी में आया है, तो लिहाजा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बाहर की गई है पीसीसी के अंदर। कई बार पीसीसी का जो अंदर का जो हॉल है वहां पर इफ्तारी का कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए बाहर खुले में ये कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल गोवर्धन, और खास बात यह भी होता है कि अगर मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हों तो शायद रोजेदार जो हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बड़े नेता इसमें रोजेदारों के पहुंचते हैं तो उत्साह का माहौल जरूर बनता है और ज्यादातर जो आमंत्रित लोग हैं, जो आमंत्रित रोजेदार हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। तो सबका बड़े नेताओं से मिलने का भी एक गेट टुगेदर की तरह इसका सिलसिला भी रहता है और फिलहाल सारे रोजेदार यहाँ जुटे हैं और इफ्तारी के बाद यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। फिर छोटा सा संबोधन भी हो सकता है पीसीसी चीफ और सीएम का। हालांकि ये कोई परंपरा नहीं है, लेकिन कई बार छोटा संबोधन भी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनकी ओर से दिया जाता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका। तो हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ भी सचिन पायलट हैं, तो खुद वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और तस्वीरों में रघु शर्मा को भी आप देख सकते हैं, चिकित्सा मंत्री, और प्रताप सिंह खाचरियावास भी। भारी संख्या में लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर आज चांद का दीदार होता है तो कल ईद मनाई जाएगी और इसी पे और अधिक अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अरबाज अहमद जयपुर से, शाकिर अली कोटा से और अभिजीत अजमेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरबाज के पास चलते हैं। अरबाज, क्या कुछ जानकारी है? क्या आज उम्मीद की जाए कि चांद का दीदार हो जाएगा और कल ईद मनाई जाएगी?
जी बिल्कुल, जैसा कि गल्फ में कल चांद दिख गया था और खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है, तो लोगों की उम्मीद काफ़ी जाग गई है और यही उम्मीद है कि आज चांद नज़र आ जाएगा और कल ईद मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार के रोज़े बहुत ही शिद्दत के थे। काफ़ी शदीद गर्मी, अगर देखा जाए बहुत ही भयंकर गर्मी इस बार देखने को मिली है और ऐसे में रोज़ेदारों ने पूरे 1 महीने रोज़े रखने का जो है सब्र यहाँ पर दिखाया और सब्र के बाद में अब फल मिलने का वक्त है। और जिस तरह के आसमान के अंदर हालात हैं, अभी सनसेट होने वाला है, आज की जो मगरिब की अजान है वो होने वाली है, उसके बाद में चांद देखा जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, आसमान की तरफ निगाह रखेंगे, इस आसमान में जो है चांद को ढूंढेंगे, क्योंकि ये ईद का चांद होगा। इसके दिखने के बाद में ऐलान किया जाएगा। जैसा कि हम अभी न्यूज़ 18 उर्दू पर जुड़े हुए थे, न्यूज़ 18 उर्दू में तमाम जो मुल्क के रिपोर्टर हैं वो लाइव हैं। दूसरे राज्यों में अभी बादल हैं आसमान में, कुछ जगह आसमान साफ है, वहां भी अभी चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में राजस्थान से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर मौसम पूरा साफ है, आसमान साफ है, तो यहाँ पर चांद साफ दिखने की उम्मीद है। यहाँ पर चांद की गवाही बिल्कुल क्लियर मिलने की उम्मीद है। तमाम लोग जो है बाजार का रुख करेंगे, क्योंकि ईद की बहुत सी खरीदारियां अभी बाकी है, ईद की तैयारियां बाकी है और ईद का जो ऐलान किया जाना है उसके लिए हिलाल कमेटी के जो सदस्य हैं, जिसमें शहर काजी मौजूद है, जिसके अंदर चीफ काजी राजस्थान है, शहर के मुफ्ती हैं मोहम्मद जाकिर नोमानी साहब, जो जामा मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती अमजद अली, वो तमाम लोग जामा मस्जिद पहुंच गए हैं। हिलाल कमेटी की बैठक अभी मगरिब की अजान जो 10 मिनट बाद होगी, उसके होने के बाद ही शुरू हो जाएगी। और पूरे राजस्थान में लोगों से अपील की है हिलाल कमेटी के जिम्मेदारों ने कि अगर उन्हें कहीं भी चांद नजर आता है तो वो खुद हिलाल कमेटी से जयपुर में संपर्क करें और इस बात की गवाही दें कि हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से चांद देखा है, ताकि इन्हें इसकी तस्दीक करने में आसानी हो, ऐलान करने में आसानी हो। कुछ ही देर में यहाँ पर हिलाल कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और इस बात का फैसला लिया जाएगा कि कल ईद होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि पहले अभी चांद देखा जाएगा और चांद के लिए जो तमाम जयपुर के लोग हैं वो अपनी छतों पर हैं, आंखों से मुंतजिर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ईद का वो चांद जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है वो कब आखिरकार नजर आता है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि जल्द ही वो चांद दिखेगा और ईद को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोटा चलते हैं शाकिर, कोटा में किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर में तो हमने देखा कि जिस तरीके से अरबाज ने बताया कि वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं, कोटा में किस तरीके से बेसब्री से इंतजार हो रहा है ईद के चांद का? जी बिल्कुल, कोटा में भी जो है चांद के दीदार का इंतजार हो रहा है और इस वक्त हम विज्ञान नगर इलाके में तस्वीरें देख सकते हैं। रोजदार जो है रोज़ा अफ्तार की तैयारी में, कुछ देर बाद जो है अजान होगी मगरिब की और उसके बाद रोज़ा अफ्तार किया जाएगा। रोज़ा अफ्तार के बाद में जो है चांद का दीदार किया जाएगा। अगर चांद नज़र आता है तो कल कोटा में भी ईद मनाई जाएगी और ईद की नमाज जो है मुख्य ईदगाह जो किशोरपुरा है वहाँ के अलावा कोटा में 2-3 जगहों पर और नमाज होती है, वो नमाज जो है वो होगी। लेकिन अभी पहले चांद का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि चांद नजर आएगा और कल ईद हो सकती है, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह से आज ईद मनाई गई है तो उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि मौसम साफ है और कुछ देर बाद चांद के दीदार हो सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग रोजदार भी मौजूद हैं, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। जी, इंतजार किया जा रहा है चांद के दीदार का? बिल्कुल, चांद का इंतजार कर रहे हैं, चांद के दीदार हो जाए, बस ये एक सुबह ईद हो जाएगी, इसी इंतजार में सब लोग बैठे हुए रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। आज रोज़ा है आखिरी, ऐसा लग रहा है, लेकिन परसों भी हो सकता है। तो रोजा आज आखिरी रोजा होगा। अगर चांद बिल्कुल शाकिर, अगर आज चांद दिख जाता है तो आज आखिरी रोजा होगा, अन्यथा एक दिन का और लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो खाड़ी देशों में आज ही ईद मनाई गई है तो संभावना यही है कि आज शायद चांद दिख जाए। अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, अजमेर की अगर बात कर ली जाए तो ख्वाजा की नगरी है, यहां पे तो अकीदतमंद ऐसे ही पहुंचते रहते हैं, सालों भर पहुंचते हैं, लेकिन आज किस तरीके से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चांद का? बेसब्री से इंतजार अजमेर में भी किया जा रहा है, खासतौर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जो हिलाल कमेटी है वो अब से कुछ ही देर बाद मगरिब की नमाज अदा होने के बाद जो हिलाल कमेटी है वो वहां पर बैठ जाएगी और चांद दिखाई देने की शहादत का इंतजार करेगी। चांद दिखाई देने का जैसे ही शहादत हिलाल कमेटी को मिल जाती है, दरगाह में जो है जो शादियाने हैं वो बजाए जाएंगे। इसके साथ ही कल सुबह 4 बजे दरगाह का जन्नती दरवाजा भी खोल दिया जाएगा। ये जन्नती दरवाजा साल में महज 4 बार ही खुलता है, जिसमें से एक बार ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान और 2 बार ईद के दौरान
और एक बार ख्वाजा साहब के गुरु के उर्स के दौरान तो दरगाह में जो है जन्नत दरवाजा खुलने के साथ ही जो है तभी धार्मिक रसूमातें हैं वो निभानी शुरू हो जाएंगी। हालांकि चांद के दिखाई देने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो शहर काजी हैं तौसीफ अहमद सिद्दीकी, उन्होंने पहले ही जो नमाज की टाइमिंग्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। जो शाहजहानी मस्जिद है दरगाह में, वहां नमाज का अलग समय तय किया गया है। इसके अलावा जो मुख्य नमाज होनी है केसरगंज ईदगाह में वो सुबह 9 बजे होनी है। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार है चांद दिखाई देने का, जिसके लिए अब से कुछ ही देर बाद मगरिब की नमाज अदा होने के बाद जो हिलाल कमेटी है वो बैठेगी। रोजेदार जो है अब से कुछ ही देर बाद अपना इफ्तार खोलेंगे और इसी उम्मीद के साथ खोलेंगे कि आज उनका अंतिम रोजा हो और कल वो ईद मनाएं। बिल्कुल, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आज अंतिम रोजा हो और कल देश भर में ईद मनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अरबाज, शाकिर और अभिजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करेंगे कि आज चांद जल्द से जल्द दिखे और कल ईद मनाई जाए। आखिरकार अपने मान ही गए। जी हां, टोंक के नगर फोर्ट में पिछले 7 दिनों से जारी धरना खत्म हो गया। आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा और बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल दोनों विधायकों ने कल ही आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल बोर्ड में बदलाव के बाद आज फिर से नगर फोर्ट में धरना शुरू हो गया था। लेकिन सचिन पायलट इस मसले को सुलझाने के लिए खुद नगर फोर्ट पहुंचे और बातचीत के बाद गतिरोध खत्म हो गया। पायलट के भरोसा दिलाने के बाद कि ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत को लेकर सरकार गंभीर है और इस मामले में जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। आवेदन किया था वो सारी मांगे सरकार ने मान ली है और जो मृतक का पोस्टमार्टम होना था वो भी दोनों विधायकों ने कल जिस बात पर सहमति रखी थी, टोंक जिले के मेडिकल बोर्ड के तीनों डॉक्टर की निगरानी में फिलहाल वो पोस्टमार्टम चल रहा है। बहुत जल्द आधे घंटे में 20 मिनट में पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट पुलिस को दे दी जाएगी और सीबीसीआईडी इसकी जांच कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बात देवली नारा की हो, टोंक की हो, राजस्थान के किसी क्षेत्र की हो, किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में रोड सेफ्टी मामलों को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और परिवहन सचिव राजेश यादव की बैठक हुई। बैठक में एक्सीडेंट कम करने के उपायों पर चर्चा और राजस्थान की ओर से की गई कोशिशों के बारे में मुख्य सचिव ने रोड सेफ्टी कमेटी को जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में रोड एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को कम करने को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोशिश की जा रही है। आज ये जो बैठक हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक समिति है जिसमें 3 मेंबरीय समिति है। तो तीनों मेंबर्स में से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, एक सीआरआरआई की रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 3 जनों की ये कमेटी थी। इसमें ये एक राज्य को बुला करके उसमें चीफ सेक्रेटरी और उनके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और अन्य पीडब्ल्यूडी, मेडिकल और अन्य विभागों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, उन डायरेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए कि उनकी कितनी अनुपालना हो रही है, उसके लिए ये समिति बनाई गई है। तो आज राजस्थान का दिन था और काफ़ी विस्तृत मीटिंग हुई। अब बात जयपुर मेयर के मिशन सफाई की। जयपुर मेयर आज दूसरे दिन भी एक्शन में रहे। मेयर विष्णु लाटा ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मेयर को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। मेयर लाटा के साथ कांग्रेस नेता महेश जोशी भी उनके साथ रहे। न्यूज 18 से बात करते हुए मेयर लाटा ने दावा किया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर टॉप पर आएगा। वहीं महेश जोशी ने कहा कि वो सफाई के मामले में पिंक सिटी को 10 में से 7 नंबर देते हैं। तो वहीं मेयर के इस दौरे में और विधायक महेश जोशी से, दोनों ही नेताओं से बात की हमारे संवाददाता राकेश गोसाई ने।
जयपुर मेयर और महेश जोशी आज दोनों एक साथ मिलकर जयपुर के दौरे पर हैं, सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मेयर साहब मेरे साथ में। मेयर साहब, किस तरह की सफाई व्यवस्था देखने को मिली और क्या वास्तव में नगर निगम संतुष्ट है अपनी सफाई व्यवस्थाओं से? नहीं, मैं अभी वर्तमान में संतुष्ट हूँ। इतनी कोई बड़ी मेरे को मेजर मिस्टेक मुझे नजर नहीं आई है कि सफाई में बहुत ज्यादा कोई गंदगी हो। अभी हम गलियों के अंदर से भी हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय और हमारे मुख्य सचेतक हमारे धर्म सिंह जी जो चेयरमैन है वो भी मेरे साथ हैं, क्षेत्रीय पार्षद भी साथ में हैं, सारे अधिकारी। इतनी बड़ी कोई गंदगी का कोई आलम हमें नजर नहीं आ रहा। छोटे मोटे सी जो समस्या है इनको सबको हम निदान करा देंगे अति शीघ्र। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 तैयारी पूरी है क्या मेयर साहब की? तैयारी पूरी है हमारी और हम कर रहे हैं लगातार। ये क्वार्टरली हो गया है और क्वार्टरली रैंकिंग हो रही है, उसी की हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम का पिछला एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, बहुत कम रहा। इस बार क्या टॉप 10 में जगह बनाने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल टॉप 10 में आएगा। कैमरा पर्सन घमशान के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। मेरे साथ महेश जोशी साहब हैं। महेश जोशी साहब, क्या देख रहे हैं सफाई व्यवस्था वास्तव में आपके इलाके के अंदर या जयपुर शहर की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आप संतुष्ट हैं जयपुर में सफाई व्यवस्था से? ये ईदगाह का इलाका है, मैं हर बार ईद पे इधर आता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ पिछली बार जब मैं ईद पे आया था उससे बेहतर सफाई व्यवस्था आज है और हम इसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और स्थायी रूप से सफाई व्यवस्थाएं अच्छी रहे, इस बात की हमारी कोशिश है। मैं क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जयपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा काम पिछली सरकारों से, पिछले बोर्ड से बेहतर होगा। जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी पूरे इलाके की बात मैं कहूँ तो जो नालों की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, मैंने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि सारे नालों के बारे में एक प्रोजेक्ट बनवाएं। जितने नाले हमारे आ रहे हैं उनको सफाई करवा के उनको छपाने की बात करें, जिससे बदबू की और ये कीचड़ गंदगी की समस्या है ये स्थायी रूप से इसका समाधान हो। और इस बात के लिए मेयर साहब ने नाले की बार बार आ रही है सर, नाले की सफाई नहीं हो रही है और टेंडर उठ जाते हैं, बताते हैं क्लियर हो जाते हैं, इस तरह से जो शिकायतें आ रही है इस पर ये भी जांच करवाइए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनका कोई आधार नहीं होता, वो लोगों के मुंह से निकलती हैं और समाचार बन जाती है। अगर इस तरह की कोई बात कोई बताएगा हमें कि भाई ये नाले की ये सफाई का कोई पैसा था जो काम नहीं हुआ तो हम उस पर कार्रवाई कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पुख्ता बात सामने नहीं आ पाई है। अगर आएगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आपका आज विजिट रहा, मैं चाहता हूं कि आप 10 में से कितना नंबर जयपुर की यहाँ की सफाई व्यवस्था को दे रहे हैं? मैंने कहा ना, पिछले दफे में आया था ईद पे, कल ईद है, जमीन आसमान का अंतर, कपड़े बचा बचा के निकलना पड़ रहा था। सर 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं सफाई को? आज तो मैं 7 नंबर दूंगा। एक बार फिर प्रदेश में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। यहां दौसा में लेबर रूम में अवैध वसूली करने वालों पर गाज गिरी है और हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। चलिए लौटाइए। और तो कोई पैसे नहीं लगे आपके? ठीक है। और कौन सा पेशेंट है? लेते वक्त शर्म नहीं आती आपको? लौटाइए आप दिए तो नहीं, लौटाइए दोनों। किससे लिए थे? किससे लिए थे? हर कोई मरीजों को पैसे लौटा रहा है, क्या नर्स और क्या स्टाफ, सब के सब पैसे लौटा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अस्पताल में क्या ये पैसों का खेल है? तो आपको ये बताएं उससे पहले ठीक से इन चेहरों को पहचान लीजिए। कहने को तो इनका काम मरीजों की देखभाल करना है, लेकिन जो काम इन लोगों ने किया है उससे आज पूरा अस्पताल शर्मिंदा है। चलिए लौटाइए। और तो कोई पैसे नहीं लगे आपके? ठीक है। और कौन सा पेशेंट है? शर्मिंदा होना भी लाजमी है, क्योंकि दौसा के जिला अस्पताल में लेबर रूम में चिकित्सा कर्मियों ने अवैध वसूली की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव समित शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे और अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की।
समित शर्मा ने कार्रवाई करते हुए चिकित्सा कर्मी अनुराधा, संगीता और राधा किशन को सस्पेंड कर दिया और मौके पर ही चिकित्सा कर्मियों से प्रसूताओं को पैसे वापस भी दिलवाए। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 20 चिकित्सकों समेत 114 चिकित्सा कर्मियों को नोटिस जारी किया। वहीं जो चिकित्सक बाहर की दवाएं और जांच लिखते हैं, उनकी जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा की अगुवाई में 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया। वहीं अस्पताल में सफाई और लेबर रूम में अव्यवस्थाएं मिलने पर इन जगहों पर लगे सभी संविदा कर्मियों को हटाने के निर्देश जारी किए। जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने अपनी गलती मानी भी है और कुछ ने आधे मन से, कुछ ने पूरे मन से, और उनको जो पैसे जो उनसे लिए थे 1200 रुपये लड़का होने पे, 1200 रुपये में इसमें 1000 रुपये जो स्टाफ ले रहा है, 100 रुपये जो सफाई कर्मी ले रहे हैं और 100 रुपये जो ट्रॉली वाला है, ट्रॉली वाली है, वो ले रही है। ये इस तरह का अगर कोई रैकेट है और एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था के रूप में अगर सभी रोगियों से पैसे ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अनियमितता और गंभीर स्थिति कोई हो नहीं सकती। तो उसमें हमने पीएमओ साहब को निर्देश दिए हैं कि इनमें जो भी ऐसा स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दी जाए, उनको हॉस्पिटल से हटा दी जाए और पुनः उनको ड्यूटी पे नहीं लिया जाए। जाहिर है, स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव समित शर्मा ने साफ कर दिया है कि आगे से जिला अस्पताल में मरीजों के साथ कोई भी अवैध वसूली हुई तो अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई होगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ये बताते हैं आखिर कैसे न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ और क्यों दौसा के जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। एक रिपोर्ट देखिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। अब हमने दवाइयों की संख्या बढ़ी है, कैंसर की, किडनी की, हार्ट की। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि और ज़्यादा कैसे मजबूत हो। राइट टू हेल्थ का एक्ट बनाए हम लोग, जिससे लोग कॉन्फिडेंस के साथ में इलाज करवा सके। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में यही रटे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम आपको दिखाएंगे कि मरीजों को कितना, किस तरह से और कैसे हेल्थ का अधिकार मिल रहा है। डिलीवरी के केसेस हैं, उसमें लेबर रूम में पैसे लेने की बात आ रही है और ये बहुत गंभीर स्थिति है। राज्य स्तर से हम 3 बार वीसी करके निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी लेबर रूम में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उसको दवा, जांच, परामर्श, खाना, आना जाना सब कुछ सरकार की तरफ से निःशुल्क है। सीएम साहब, सुना आपने, लेबर रूम में मरीजों से पैसे वसूले जाते हैं 700 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। ये तो मरीजों की पहली ही शिकायत है। अब सुनिए दूसरी। जो दौसा जिला अस्पताल है वहाँ की बराबर जयपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और ये बात आ रही थी कि यहाँ पे जो स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं वो समय पे नहीं आ रहे हैं। और ये जब आज हम आए 8:06 पे हमने रजिस्टर है यहाँ का लिया था, तो काफ़ी डॉक्टर्स और बहुत सा स्टाफ वो एब्सेंट पाया गया, जबकि आउटडोर में बहुत पेशेंट्स खड़े थे। कम से कम भी 200-250 पेशेंट आउटडोर में, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ खड़े थे, पर आउटडोर में एक भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर खा पी कर, आराम कर, इत्मीनान से मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचते हैं। और अब उनके बारे में जान लीजिए जो ये सारी पोल खोल रहे हैं। डॉक्टर समित शर्मा, स्वास्थ्य विभाग में विशिष्ट शासन सचिव, ये अचानक दौसा जिला अस्पताल पहुंचे, एक एक कर पूरे अस्पताल का जायजा लिया, जांचा परखा और पूरी रिपोर्ट तैयार की और फिर कहना पड़ा कोई भी लापरवाह अधिकारी और डॉक्टर नहीं बचेगा। 3 टीमें आई थी, वो सभी टीमों ने एक साथ दौसा जिले में 8 बजे ये इंस्पेक्शंस किए हैं। तो एक कमेटी इसमें बनाई है, कमेटी इस पूरे मामले में जांच करके आज शाम तक रिपोर्ट देगी। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात सिर्फ 1 या 2 की होती तो भी शायद ठीक रहता, पर यहाँ तो मानो झड़ी सी लगी थी। शासन सचिव तब हैरान रह गए जब उन्होंने दवाई का पर्चा देखा। 9 साल पढ़ाई आपने करी है, उसको 9 दिन की भी समझ नहीं है। आपके दायित्व है कि पेशेंट को सही दवा लिखें। हम क्या लिख रहे हो अपनी, इसकी क्यों लिख रहे हो, इसका कारण बता दो क्या है ये, इस कंपनी की क्यों लिख रहे हो। अच्छा, जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ यही मिल रहा है, ये तो जानता नहीं है, ये तो जानती नहीं है क्या है। आपका दायित्व है, आपके पास में शिकायत हो, क्यों कर रहे हैं यार। वो अनपढ़ है मरीज, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा यार। सरकार तो सबको दवा फ्री दे रही है, जांचें फ्री कर रही है, आप इस तरह कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? कितनी बार कहेंगे यार, किसके अस्पताल में जाएंगे।
हैं इंडियन फ्लैग से आप प्रोपेगेंडा आइटम लिख रहे हो, आप कहोगे तो ड्रग कंट्रोलर से जैसे वहाँ निकल रहा है श्रीनगर से, वो निकलवा दूंगा, कितना कमीशन है। बयानों में आपको हक, आपका अधिकार, पर जमीन पर सब बेकार। सीएम साहब, ऐसे कैसे होगा राइट टू हेल्थ का सपना पूरा। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नागौर जिले से है, जहां भकरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना में तीनों की मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि किशनलाल मानसिक तनाव के कारण यह कदम उसने उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव कब्जे में लेकर बागोट अस्पताल में की मोर्ची में रखवाया। खबर जोधपुर से है, जहां एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के रहने वाले गोपाल देव ने एसीबी को शिकायत कर बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम मालखाना में तैनात हेड कांस्टेबल हरसुख राम ने परिवादी की नई मोटरसाइकिल को ट्रैफिक चालान छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी हरसुख राम को 1400 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब आपको दिखाते हैं धौलपुर के जगन चौराहे पर जंग की तस्वीर, जहां 2 पक्षों में डंडा और लाठियों से जमकर जंग हुई। जगह धौलपुर का जगन टॉकीज। समय रात के 10:30 बजे। कैंटीन में आपस में भिड़ गए 2 गुट। शुरू हो गया दोनों में दे दनादन। कैंटीन के बाहर भी चले लाठी डंडे। 15 मिनट तक होती रही जंग। बच्चों की भी हो गई धुनाई। कैंटीन वाले ने शुरू की थी गुंडई। धौलपुर के सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में से एक जगन चौराहे की ये तस्वीरें सोमवार रात 10:30 बजे की हैं। लाठी लेकर खड़े कुछ युवक किसी को मारने पर उतारू हैं, तो दूसरा उसकी जान लेने पर अड़ा है। इस संग्राम की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं। अब जरा ये जान लीजिए ये माजरा है क्या। 2 बच्चों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई। कैंटीन वाले ने मामले को और सुलगा दिया। कैंटीन वाले ने साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बच्चों के परिजनों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों गुट 15 मिनट तक यहाँ वहाँ भिड़ते रहे। इस मारपीट में दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2019 को समय करीब 10-10:30 बजे के समथिंग एक बच्चों के पैसों के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिनमें से दोनों पार्टियों को सुबह समाज दी है। एक पार्टी के 3 घायल हैं, एक के 3 हैं, जिनको हॉस्पिटल लेकर करा दिया गया, बाकी अग्रिम कार्रवाई की। ये पहली बार नहीं है जब जगन चौराहे से ऐसी तस्वीरें आई हों। इस चौराहे पर पिछले कई महीनों से गुंडागर्दी चरम पर है। यहीं पर कुछ दिन पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के घर पर हुई थी फायरिंग। कुछ दिन पहले भी जगन टॉकीज के अंदर भी कई बार हो चुकी है मारपीट। जगन टॉकीज में कई बार चोरी और डकैती भी हुई है। धौलपुर में आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी और मारपीट की तस्वीरों से
पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं और सब कह रहे हैं ऐसे ही चलता रहा तो धौलपुर में लोग घर से बाहर निकलने में भी डरने लगेंगे। धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर के बालोतरा के उद्योगपति किशोरीलाल सिंघवी को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने किशोरीलाल सिंघवी की जमानत अर्जी को मंजूर कर राहत प्रदान की है। गौरतलब है कि बाड़मेर के बालोतरा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें सिंघवी के अलावा कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद सिंघवी ने बाड़मेर कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी, लेकिन वह खारिज कर दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सिंघवी को कोर्ट से जमानत मिल गई। सिंघवी जी की जमानत लगी थी माननीय न्यायालय में 439 में। उसमें बाड़मेर बालोतरा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 138/2019। उसमें किशोर मल जी एंड उनके अलावा काफी सब अभियुक्त थे, कारण वगैरह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें कि आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।